नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे लिए वो दिन किसी खुशी से कम नहीं था जब मुझे एक बैंक में चौकीदार की नौकरी मिली थी। खुशी मुझे इस बात की थी कि मैं अब अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा और अपनी बहन को भी खूब पढ़ाऊंगा। मेरा नाम जय है और मैं कानपुर के खूबसूरत शहर का रहने वाला हूँ। मेरी एक ही लाडली बहन है जिसका नाम रीना है। चूँकि रीना मुझसे छोटी थी, इसी वजह से वो माँ पिताजी की और मेरी सबसे लाडली थी। मेरी तो उसमें जान ही बसती थी। रीना ने मैट्रिक बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। चूँकि रीना एक पढ़ाई में होशियार लड़की थी, इसलिए वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात इस बात की परमिशन नहीं देते थे। उन दिनों मैं भी घर में खाली बैठा था। मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। पिताजी की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे बड़ी मुश्किल से हमारे घर के खर्चे पूरे होते थे। घर के हालात को देखते हुए रीना ने आगे की पढ़ाई ना करने का फैसला किया था, लेकिन मैं जानता था कि वो आगे पढ़ना चाहती है। इस बारे में मैंने पिताजी से बात की तो वो बोले कि इतना पढ़कर क्या करेगी, आखिर में करने तो घर के कामकाज ही है ना। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का पता किया तो एडमिशन फीस 10,000 थी। मैं अपने 2 दोस्तों से 10,000 उधार ले आया और रीना से बोला कि तैयार हो जाओ। तो वो बोली, भैया कहाँ जाना है? मैंने कहा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने उसे बताया कि आज कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवाने चलते हैं। तो वो बोली, भैया एडमिशन फीस कहाँ से आएगी? पिताजी ने तो मना कर दिया है कि जितना पढ़ लिया है उतना काफ़ी है। तो मैं बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं पिताजी से खुद ही बात कर लूँगा, और मैंने एडमिशन फीस का भी बंदोबस्त कर लिया है। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए हैं। जब मैं काम पर जाने लगूंगा तो उन्हें लौटा दूंगा। तुम बस कॉलेज जाने की तैयारी करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। मैं तुम्हें बहुत बुलंदियों पर देखना चाहता हूँ। तो रीना बोली, नहीं भैया, मैं पिताजी की इजाज़त के बगैर कॉलेज में एडमिशन नहीं लूँगी। रात को जब पिताजी घर आए तो रीना ने उन्हें खाना दिया। खाना खाने के बाद मैं पिताजी के पास चारपाई पर बैठ गया और बोला, पिताजी आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तो वो बोले, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रीना को कॉलेज में एडमिशन करा दूँ। आप फिक्र ना करें, मैंने फ़ीस का बंदोबस्त कर लिया है। आप जानते हैं कि रीना को पढ़ने का कितना शौक़ है। मैं नहीं चाहता कि वो घर के हालात की वजह से अपनी ख्वाहिशों का गला घोट दे। बड़ा भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँ, और मैं इसकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। तो पिताजी बोले, देख लो जय बेटा। पिताजी ने जेब से निकाल कर मुझे कुछ पैसे दिए। तो मैं बोला, पिताजी मेरे पास पैसे हैं, ये आप अपने पास रख ले, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे ले लूँगा। मैं फ़ौरन रीना के पास गया और उससे कहा, सुबह तुम तैयार रहना, क्योंकि मैंने पिताजी से इजाज़त ले ली है। उन्हें तुम्हारे कॉलेज जाने पर कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनकर रीना बहुत खुश हुई। मैंने उसे तंग करने के लिए कहा, देखो तो खुशी से कितनी मोटी हो गई हो। तो वो चिढ़ गई और मुझसे नाराज़ होती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अगली सुबह मैं रीना को साथ लेकर कॉलेज गया। उसका एडमिशन करवाने के बाद हम वापस घर आ रहे थे तो रीना बोली, भैया मुझे बर्गर खाना है। हम लोग बर्गर की दुकान पर रुके। मैंने वहाँ से 2 बर्गर ऑर्डर कर दिए। मैंने दुकान वाले से कहा कि बर्गर पैक कर दो। तो रीना बोली, नहीं भाई, घर पहुँचे तब तक ठंडे हो जाएंगे, हम लोग यहीं पर बैठकर खा लेते। तो मैं उसे लेकर दुकान के अंदर चला गया जहाँ टेबल लगे हुए थे। हम दोनों एक टेबल के बाजू में पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। हम दोनों बर्गर खाने में व्यस्त थे। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। जब मैंने बराबर में पड़े टेबल की तरफ नज़र दौड़ाई तो उधर कुछ गुंडे नशे की हालत में रीना पर कुछ कमेंट्स पास कर रहे थे। इस बात का मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए उठा तो रीना ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि नहीं भैया, इन जैसे लोगों के मुंह नहीं लगते, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैं उस वक्त इतने गुस्से में था कि अगर रीना ना होती तो शायद मैं उनका कत्ल कर देता, क्योंकि मैं अपनी बहन के बारे में इस तरह के शब्द जो वो बक रहे थे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं रीना को घर छोड़कर दोस्तों से मिलने का बहाना करके उसी बर्गर की दुकान पर गया, लेकिन मुझे वहाँ वे गुंडे ना मिले। उसके 2-3 दिन बाद रीना का कॉलेज शुरू हो गया। मेरी रोज़ की रूटीन थी कि मैं सुबह रीना को कॉलेज छोड़ के आता और छुट्टी के टाइम लेने के लिए जाता। एक दिन छुट्टी के वक्त मैं रीना को लेने के लिए जब कॉलेज गया तो मैंने उन गुंडों में से एक को कॉलेज के बाहर देखा।
लड़कियों के कॉलेज के बाहर लड़कियों की भीड़ थी, इसलिए मैं रीना को लेकर घर आ गया। अगले दिन रीना को कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि आज छुट्टी से पहले रीना के कॉलेज के बाहर जाऊंगा। अगर मुझे वही गुंडा दिखाई दिया तो मैं उसकी खूब धुलाई करूंगा। रीना को कॉलेज छोड़ने के बाद जब मैं वापस घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिला। उसने कहा कि एक जगह काम के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत है, तुम वहाँ पता कर लो, हो सकता है तुम्हारा काम बन जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज ही जाना होगा। ये ना हो कि वो किसी और को काम दे दे। मैं उधर से सीधा काम का पता करने के लिए चला गया। मुझे टाइम का पता ही ना चला। जब मैंने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से रीना को लेने के लिए चला गया क्योंकि मैं पहले से लेट हो चुका था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो ये देखकर मेरे गुस्से की इंतहा ना रही कि उन गुंडों में से एक लड़का जिसका नाम अजय था रीना के पास खड़ा बातें कर रहा था और रीना इस कदर घबराई हुई थी कि उसके पसीने छूट रहे थे। मैंने जाते उस लड़के को उसके गिरेबान से पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा। बदले में वो भी मुझे मारने लगा। रीना उसके आगे हाथ जोड़ने लग गई कि खुदा के वास्ते मेरे भाई को छोड़ दो। वो बोला, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। मैं इसे तब से पसंद करता हूँ जब मैंने इसे बर्गर की दुकान पर देखा था। मैं बोला, अपनी जुबान बंद रखो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। वो बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनफैक्ट इस शहर में कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे सर से खून बह रहा था और खून को देखकर रीना पागल हो रही थी। वो मुझे बड़ी मुश्किल से खींचती हुई घर ले गई। घर जाते उसने मेरे सिर पर दवाई लगाई। माँ भी मेरी चोट देखकर परेशान हो गई। मैंने रीना को सख्ती से मना कर दिया कि वो इस बारे में माँ पिताजी को कुछ भी ना बताए। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर के बाद रीना दूध में हल्दी डालकर मेरे लिए लेकर आई तो मेरे आगे दूध का गिलास करते हुए बोली, भैया मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आ जाए और फिर वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लगता है। हम गरीब उन जैसे अमीरों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही है कि मैं कॉलेज छोड़ दूँ। मेरा एक ही भाई है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। तो मैं बोला, तुम क्यों कॉलेज छोड़ोगी? आज उसकी धुलाई कर दी है तो देखना कल वो नहीं आएगा, फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारा ये भाई अभी जिंदा है। चलो जाकर पढ़ाई करो, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। अभी मैं लेटा ही था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक होने लगी। इससे पहले कि मैं उठता माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से खुला। मैं जल्दी से उठकर कमरे से बाहर आया तो मेरे सामने हथियार लिए 4 आदमी खड़े थे। उनके पीछे से एक मोटा दराज कद वाला आदमी आया और मुझसे बोला, तुम्हारा ही नाम अजय है? तो मैं बोला, जी हाँ। तो वो कहने लगा, तुमने मेरे बेटे के साथ मारपीट करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोगों का इस ज़मीन पर रहना मुश्किल कर दूंगा। इतनी देर में पिताजी भी दुकान से आ गए। तो आदमी पिताजी से बोला, अपने बेटे को संभाल कर रखो। मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है और ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि जिस चीज़ पर मेरे बेटे ने हाथ रखा हो और वो उसे ना मिली हो। तो मैं बोला, वो चीज़ें थी और ये मेरी बहन है। मेरे होते हुए ये नामुमकिन है और मैं हरगिज़ अपनी बहन का रिश्ता किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं जोड़ूंगा जो आवारा बंदा और शराबी हो। तो वो बोला, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया, मैं बस ये बताने आया हूँ कि अगर आप लोग इज्जत से ये रिश्ता देंगे तो ठीक है, वरना हमें दूसरा तरीका भी अपनाना आता है। वो आदमी हमें धमकी देते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रीना ने पिछले दिनों में हुए घटनाओं के बारे में माँ और पिताजी को बता दिया। पिताजी मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैं पहले से मना करता था, लेकिन इस लड़के ने मेरी एक नहीं मानी। तुम नहीं जानते, यह आदमी और उसका बेटा इस शहर के बहुत बड़े गुंडे हैं। किसी दूसरे की जान लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं और बहुत से लोगों की बहन बेटियों की इज्जत बर्बाद कर चुके हैं। मैं बोला, पिताजी मेरे होते हुए कोई मेरी बहन की तरफ गलत निगाहों से नहीं देख सकता। पिताजी बोले, अच्छा जाओ जाकर आराम करो, सुबह देखते हैं कि क्या करना है। अगली सुबह रीना कॉलेज जाते हुए बहुत घबरा रही थी। तो मैं उससे बोला, तुम परेशान क्यों हो? मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। बस तुम टेंशन फ्री होकर पढ़ाई पर ध्यान दो और सब कुछ अपने भाई पर छोड़ दो। इस बात को काफ़ी दिन गुजर चुके थे। उसके बाद ना तो मैंने उस लड़के को कॉलेज के बाहर देखा और ना कोई हमारे घर पर आया था। मैंने सोचा कि ये लोग इस बात को भूल गए होंगे, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने नोट किया कि पिताजी कुछ परेशान रहने लगे थे।
आखिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि पिताजी, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? क्या कोई परेशानी वाली बात है? तो वे बोले, नहीं बेटा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, बस मुझे तुम्हारे काम की फिक्र है। इस सिलसिले में मैंने तुम्हारे चाचा से बात की है। वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन के अंदर वो काम का पता करके बता देंगे। मैं बोला, पिताजी आप फिक्र ना करें, मैं इधर ही काम देख रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पर ही काम मिल जाएगा, और फिर अगर मैं वहाँ चला भी गया तो मेरे बाद आप लोगों को कौन देखेगा? और रीना को भी कॉलेज छोड़ना और फिर लेकर आना होता है। तो पिताजी बोले, तुम रीना की फिक्र ना करो, मैं खुद ही उसे छोड़ भी आया करूँगा और लेकर भी आया करूँगा। मैं बोला, लेकिन पिताजी। तो पिताजी बोले, अभी काम तो मिलने दो, और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर तो काम मिलने से रहा, अगर यहाँ पर मिलना होता तो कब का मिल गया होता। 3 दिन के बाद चाचू का फ़ोन आया। वे पिताजी से बोले कि जय को आज ही भेज दो। तो पिताजी बोले, क्या काम मिल गया है? चाचू ने कहा कि बैंक में एक चौकीदार की ज़रूरत है, अगर आप ठीक समझो तो जय को वहाँ से रवाना कर दो। और इस तरह मैं कानपुर से लखनऊ चला गया। वहाँ मैं चाचू के घर ही रहता था। सुबह होते ही नौकरी पर जाता और शाम को घर लौटता। ड्यूटी के दौरान पता ही नहीं चलता था कि कब शाम हो गई। मेरा सारा दिन ऐसे ही गुजरता था। बैंक में रविवार को छुट्टी होती थी। पिताजी ने हर रविवार को घर आने से मना किया था। वे बोले कि अगर तुम हर रविवार को घर आया करोगे तो जो कमाओगे वो किराए में ही लग जाया करेगा, और तुम्हारा हर हफ्ते घर आना ठीक नहीं है। मैंने हामी भरते हुए कहा कि जी बापूजी, जैसे आपकी मर्जी है मैं वैसे ही करूँगा। अभी मुझे लखनऊ में आए 2 हफ्ते ही हुए थे कि पिताजी ने फ़ोन पर मुझे बताया कि हमने रीना का रिश्ता पक्का कर दिया है। मुझे सुनकर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि रीना अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। वो अभी बहुत छोटी थी, वो बस पढ़ना चाहती थी। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी इतनी जल्दी आप रीना की शादी ना करें, फिर वो भी कम उम्र है। तो पिताजी बोले, लड़कियों की शादी इसी उम्र में हो जानी चाहिए, और फिर इतने अच्छे घराने से रिश्ता आया है कि मैं चाह कर भी इनकार नहीं कर सकता। और फिर ऐसे रिश्ते रोज रोज दरवाजे पर दस्तक नहीं देते। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी बेटी का रिश्ता लिया। मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसे आप बेहतर समझे। वैसे भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। अभी इस बात को कुछ ही दिन हुए थे कि दोबारा पिताजी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि रीना की शादी की डेट तय हो गई है। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि मेरे बगैर ही रीना का रिश्ता देखकर उसकी शादी की तारीख भी माँ पिताजी ने तय कर ली, क्योंकि मैं उस घर का इकलौता बेटा था और रीना का इकलौता भाई था। वो मेरी लाडली बहन थी। मैंने पिताजी से कुछ भी ना कहा। पिताजी बोले, बुधवार के दिन रीना की शादी है, कोशिश करना कि शादी में शामिल हो सको। मैं बोला, जी पिताजी, मैं ज़रूर आऊँगा। ये भी भला कोई कहने वाली बात है? हफ्ते से 1 दिन पहले मैंने छुट्टी की अर्जी दी थी, जो कि रिजेक्ट कर दी गई। छुट्टी के लिए मैंने बहुत भागदौड़ की, लेकिन मुझे छुट्टी ना मिली। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नौकरी छोड़कर घर चला जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। मैंने फ़ोन करके पिताजी को बताया कि पिताजी, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। तो पिताजी बोले, कोई बात नहीं, जब छुट्टी मिलेगी तब आ जाना, लेकिन नौकरी छोड़ने का सोचना भी मत, क्योंकि मैंने रीना की शादी के लिए बहुत सारा कर्जा उठा रखा है, जो तुम्हें और मुझे मिलकर चुकाना है। अगर तुम वो नौकरी छोड़ दोगे तो फिर दोबारा नौकरी मिलना मुश्किल होगा। और तुम यहाँ की फिक्र मत करो, यहाँ पर मैं हूँ ना, मैं सारे इंतज़ाम देख लूँगा। मैं हैरान था कि पिताजी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक भाई अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हो सकता था। क्या मेरी बहन विदाई के वक्त मेरे साये से दूर रहेगी? क्योंकि हर बहन बेटी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने भाई और बाप के साये में विदा हो। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं इस शहर नौकरी के लिए आया ही क्यों था। चाचा, चाची और उनकी पूरी फैमिली शादी में शामिल होने के लिए गई हुई थी। एक मैं ही बदकिस्मत भाई था जो कि अपनी बहन की शादी में शामिल ना हो सका, क्योंकि शादी बुधवार के दिन थी और मुझे रविवार की छुट्टी थी। मैंने सुबह सुबह अपना कुछ ज़रूरी सामान बैग में रखा और कानपुर के लिए निकल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा माँ ने खोला। मुझे देखकर माँ के चेहरे पर खुशी और घबराहट दोनों ही साफ झलक रहे थे। मैंने माँ के पैर छूने के बाद ये जानते हुए भी कि रीना की शादी हो चुकी है, उसे पागलों की तरह घर में ढूंढने लगा था। मुझे ऐसे रीना को ढूंढते हुए देखकर माँ बोली, बेटा तू जानता है ना कि तेरे बहन की शादी हो चुकी है
और वो इस घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई है। मुझे रीना के बगैर घर बहुत खाली खाली लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं पिताजी से इजाज़त लेकर रीना को मिलने के लिए चले जाऊं। दोपहर के वक्त जब पिताजी दुकान से खाना खाने के लिए घर आए तो मैंने पिताजी से कहा, बापूजी, मैं रीना से मिलना चाहता हूँ। रीना के बगैर मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है। मैं अपनी बहन को देखना चाहता हूँ। तो पिताजी घबराहट में बोले, बेटा, तुम वहाँ क्या लेने जाओगे? जब वो इधर ही आएगी तो उससे मिल लेना। वो बहुत अमीर खानदान में गई है और तुम एक चौकीदार की नौकरी करते हो। ये ना हो कि तुम्हारा वहाँ जाना उन लोगों को अच्छा ना लगे और तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन का तलाक हो जाए। पिताजी की ये बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या चौकीदार की बहन होना कोई जुर्म है कि उसकी वजह से उसकी बहन को तलाक दे दिया जाए। मैंने पिताजी को चुप करके रीना के घर का पता मालूम करने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसके घर का कोई पता ना मिला। आखिरकार 3 दिन घर में गुजारने के बाद मैंने अपना सामान बांधा और लखनऊ की तरफ रवाना हो गया। जब मैं बैंक गया तो मुझे पता चला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी वजह यह थी कि मैंने एक छुट्टी के बजाय 3 छुट्टियां की थी। जब मैं बैंक से वापस चाचा के घर लौटा तो चाचा भी गुस्से में थे। वो बोले, मैंने ये नौकरी बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए ढूंढी थी और तुमने इसे भी हाथ से गंवा दिया। मैंने चाचा से कहा, आपके तो बहुत जानने वाले हैं, मेरा किसी और जगह काम का बंदोबस्त करा दो। अगर मुझे काम ना मिला तो पिताजी बहुत सख्त गुस्सा होंगे। चाचा बोले, अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे चाचा के घर खाली बैठे हुए 1 हफ्ता हो गया था तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि वो जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। चाचा तो घर पर नहीं थे। मैंने चाची से इजाज़त ली कि चाचा को बता देना मुझे काम मिल गया है, मैं वापस घर जा रहा हूँ। मैंने वहाँ से कानपुर जाने वाली बस पकड़ ली और घर आ गया। घर जाते मैंने अपना बैग रखा और अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया। मेरा दोस्त मुझे अपनी फैक्ट्री में ले गया। उसने मुझे वहाँ अपने मालिक से मिलाया तो मुझे वहाँ पर काम मिल गया। नौकरी बहुत अच्छी थी। मैं बहुत खुश था कि मुझे अपने शहर में ही काम मिल गया है और मुझे अब कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आने के 1 दिन बाद मैंने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। फैक्ट्री का नियम ये था कि हफ्ते में 5 दिन काम करना होता और 2 दिन छुट्टी होती। मुझे घर आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन जब मैं घर जाता तो मुझे घर काट खाने को आता था। घर में जैसे रौनक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। मुझे रीना की बहुत याद आती, लेकिन मैं जब भी पिताजी से रीना को मिलने की बात करता तो वो मेरी बात को टाल देते कि जब बेटियों की शादी कर देते हैं तो रोज़ रोज़ उनके घर जाते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं पिछले दिनों में ही रीना से मिलकर आया हूँ। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। एक दिन मैंने पिताजी से छुप कर रीना के घर का पता मालूम कर लिया तो मुझे उसके घर का एड्रेस मिल गया। मैंने छुट्टी वाले दिन रीना के घर जाने का फैसला किया। छुट्टी वाले दिन मैं साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर मिले हुए पते पर पहुंचा। मैं बहुत खुश था कि आज मैं अपनी बहन से मिलूंगा, क्योंकि अपनी बहन को देखे हुए मुझे 1 महीना गुजर चुका था। जब मैं रीना के घर के सामने पहुंचा तो गेट पर 2 हट्टे कट्टे गार्ड खड़े थे। घर बहुत आलीशान और खूबसूरत था। मैंने दिल में सोचा कि मेरी बहन कितनी खुशकिस्मत है जो इस आलीशान बंगले में रहती है। मैंने दिल में सोचा कि पिताजी सच कह रहे थे कि रीना बहुत अमीर खानदान में गई है और राजा वाली ज़िंदगी गुजार रही है। जब मैं अंदर जाने लगा तो गार्ड ने मुझे रोक लिया। मैंने उनको बताया कि मैं रीना का भाई हूँ और उसे मिलने के लिए आया हूँ, तो गार्ड ने मुझे अंदर जाने दिया। जब मैं मेन दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये घर तो उसी गुंडे का है और वो गुंडा कोई और नहीं, मेरी बहन का पति है। और मेरी बहन उसके सिर की मालिश कर रही थी। जब रीना की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए और भागती हुई आकर मेरे सीने से लग गई। मेरी बहन का पति मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और तंज कसते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी बहन को हासिल करके रहूँगा। देख लो, मैंने अपना कहा सच कर दिखाया और तुम कुछ भी नहीं कर सके। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे अब कुछ समझ आने लगा कि मुझे दूसरे शहर क्यों भेजा गया और पिताजी क्यों मुझे रीना से मिलने नहीं दे रहे थे। मैं अपनी बहन के सिर पर आशीर्वाद देते हुए वापस घर लौट आया था। घर आकर मैं बहुत रोया। माँ ने मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने कहा, आप लोगों ने रीना के साथ ऐसा क्यों किया? उसकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों उस गुंडे के साथ उसकी शादी कर दी? पिताजी ये जो सब सुन रहे थे कमरे से बाहर आए और बोले, बेटा, हमने जो भी किया है ठीक किया, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करते
तो हम अपने बेटे को खो देते। जिस दिन वो लोग हमारे घर पर आए थे उससे अगले दिन वो मेरी दुकान पर आए और मुझे उन्होंने ये धमकी दी कि अगर मैंने रीना की शादी उनके बेटे के साथ ना करवा दी तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हें खोने के डर से रीना की शादी उनके बेटे से कर दी, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो सच में तुम्हें कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाते। हम बुढ़ापे में जवान औलाद का दुख नहीं देख सकते, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि रीना की शादी उस अजय से कर दूं। शादी के बाद रीना एक बार घर आई थी। उसने बताया कि उसके ससुराल वाले और उसका पति उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। मैंने कहा, पिताजी आप जो मर्जी कह ले, लेकिन मुझे लगता है कि रीना वहाँ खुश नहीं है। और फिर वो शहर के मशहूर बदमाश गुंडे हैं, वो कैसे किसी की बहन बेटी को खुश रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ होता तो मैं कभी भी अपनी बहन की शादी उस शख्स से नहीं होने देता। पिताजी बोले, इसलिए तो मैंने तुम्हें लखनऊ भेजा था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। रीना की शादी को 2 साल हो चुके थे। इस दौरान रीना 2 से 3 बार घर आई थी। 2 साल बाद उसे बेटी हो गई। जब हमें पता चला कि रीना हॉस्पिटल में है तो हम फौरन हॉस्पिटल चले गए। रीना की हालत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर्स का कहना था कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, वो बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। नर्स ने बच्ची उसके बाप को देते हुए बोला, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी बच्ची सारी जिंदगी अपनी टांगों पर चल नहीं सकेगी। ये सुनते मेरी बहन का पति अजय जोर जोर से रोने लगा। इतने में डॉक्टर आए और बोले, आपके मरीज को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। मैं, माँ और पिताजी भागते हुए कमरे में गए तो रीना हमें देखकर बहुत खुश हुई। रीना को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो वो बोली, भाई फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी कहाँ है? क्या आपने उसे देखा है? तो मैं बोला, हाँ देखा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। इतनी देर में रीना की सास और ससुर कमरे में आए और बड़े प्यार से रीना का हाल हवाल पूछने लगे। मैं ये सब देखकर हैरान हो रहा था, क्योंकि रीना भी उन्हें माँ और बापूजी के नाम से पुकार रही थी। रीना अपनी सास से बोली, माँ अजय कहाँ है और मेरी बेटी कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो उसकी सास बोली, बेटी वो कहता है कि मुझ में रीना का सामना करने की हिम्मत नहीं है। रीना अपने ससुर से बोली, बापूजी आप जाए और अजय को अंदर लेकर आ जाए। उसका ससुर गया और अजय को अपने साथ लेकर आ गया। शर्मिंदगी के मारे अजय ने अपनी निगाहें झुकाई हुई थी, क्योंकि वो रीना का मुजरिम था, क्योंकि वो गुंडा होने के साथ साथ नशे वाली चीज़ों का भी इस्तेमाल करता था। उसने बहुत से लोगों की बेटियों की इज्जत खराब की थी, और आज जब भगवान ने उसको बेटी दी तो उसे ये एहसास हुआ कि एक बेटी अपनी माँ बाप को कितनी प्यारी होती है। उन्हें बहुत सी बेटियों की ज़िंदगी खराब की है। अजय रीना के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, उससे माफ़ी मांग रहा था कि रीना मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। शायद आज मुझे उसी की सज़ा मिली है कि मेरी बेटी पैदाइशी अपाहिज है। वो अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि उसका बाप एक अच्छा इंसान था और वो कोई बुरा काम नहीं करना चाहता था। लेकिन अजय की गुंडागर्दी की वजह से वो डरते हुए हर बुरे काम में उसका साथ देता रहा। लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी का रवैया रीना के साथ बहुत अच्छा था। वो सगे माँ बाप की तरह रीना से प्यार करते थे। अजय सबके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं आप सबका मुजरिम हूँ, लेकिन आज से मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं हर बुरा काम छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाऊँगा। जब तक आप लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मेरे भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। उस दिन से अजय ने हर बुरे काम से तौबा कर ली। जब रीना की बेटी 3 साल की हो गई तो डॉक्टर ने उम्मीद दिलवाई कि रीना की बेटी बहुत जल्द अपने पैरों पर चल सकेगी। कुछ महीनों तक उसका इलाज चलता रहा और उसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। उस दिन अजय ने अनाथ आश्रम में खाना खिलाया। उसने हर उस लड़की से माफ़ी मांगी जिसकी उसने ज़िंदगी तबाह की थी, और अब वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। आज मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और खुशहाल है। उसे देखकर मुझे भी बेहद खुशी होती है, और मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बहन अपनी ज़िंदगी में खुश है। भगवान ऐसी सबकी बहनों को खुश रखे। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।